नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो रीट L1 एग्जाम की तैयारी, रीट L2 एग्जाम की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा लगा लेना और इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मात्र एक क्लास से एक क्वेश्चन, यानी इस क्लास से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हमारी नई शिक्षा नीति 2020 और बाल कल्याणकारी योजना, जिसकी अब तक कितनी क्लासें हो चुकी हैं? 2 क्लासें हो चुकी है। 1 नंबर क्लास में हमने उसकी पृष्ठभूमि, उसका जो परिदृश्य उसके बारे में जाना। नंबर 2 क्लास में हमने भाग जो बांटे गए हैं स्कूल शिक्षा में, उसके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम क्लास नंबर 3 में राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे आप L1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे L2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, पहली 2 क्लासें नहीं देखी, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पहले से क्लासें लगा रखी है, तो आज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई। संशोधित शिक्षा नीति 1992 में आई थी। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 में। पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा हमने। 2 समितियां थी, एक सुब्रमण्यम समिति जिसकी अध्यक्षता में बनी थी, सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, और एक हमारे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति बनी थी। और ये कब रिपोर्ट जारी कर दी गई थी इसकी? देखिए, 31 मई 2019 को इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। और आपको मैंने बताया था कि हमारे मंत्री रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा 2, 9, 7 यानी 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई थी, जिसमें हम भाग फर्स्ट पढ़ चुके हैं स्कूल शिक्षा, जो आपसे पूछा जाएगा। ECCE की फुल फॉर्म आपको बताई थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में आपको बताया। अन की फुल फॉर्म बताई थी, फंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, इसकी फुल फॉर्म बताई थी। कब तक यह लागू की जानी चाहिए? 2025 तक। कौन सी कक्षा तक? कक्षा 3 तक। ये सारी बातें आपको मैंने बताई थी 1 नंबर क्लास में। और ड्रॉप आउट यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशो कितना करना? 100%। कब तक करना? 2030 तक करना। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, कब तक करना? 2030 तक करना। उसके बाद हमने क्लास नंबर 2 में यहां से स्टार्ट किया था अध्याय 4 से, जिसमें आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी 5 + 3 + 3 + 4। जो पहले कौन सी स्ट्रक्चर थी? 10 + 2 थी, जो किस आयु वर्ग से स्टार्ट होती थी? 6 वर्ष से स्टार्ट होती थी। लेकिन अब जो नई वर्तमान शिक्षा नीति आई, वो कहां से शुरू हो जाएगी? 3 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाएगी। जो ये 5 दे रखा है, इसे क्या कहेंगे? फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। जो 3 है हमारा 2 नंबर वाला, ये कहलाएगा हमारा प्रीपरेटरी। कौन सी? प्रीपरेटरी स्टेज कहलाएगी। ये 3 वाली हमारी मिडिल स्टेज कहलाएगी। और ये 4 क्या कहलाएगा? सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा। यानी कितने स्टेज हैं आपको बताया था? नंबर 1 फाउंडेशन स्टेज, नंबर 2 प्रीपरेटरी स्टेज, नंबर 3 मिडिल स्टेज, और नंबर 4 कौन सी? हमारी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें आपको आयु भी बता दी थी। फाउंडेशन को 2 भागों में बांटा गया, 0 से 3 से लेकर, यानी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष, और 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष। ये आयु भी आपसे पूछी जा सकती है। प्रीपरेटरी में 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे। मिडल में आपको, मिडल स्टेज में 11 से लेकर आपको 14 वर्ष के बालक मिलेंगे, और सेकेंडरी में आपको 14 से 18।
और पाठ्यक्रम में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, सारी आपको बातें बता दी थी। प्रगति कार्ड किस प्रकार होगा, किस प्रकार की परीक्षा होगी, शिक्षक के लिए क्या क्या होगा, यह भी आपको बता दिया था 2 नंबर क्लास में। परख की आपको फुल फॉर्म बताई थी, और आप दोबारा देख लीजिए परख की फुल फॉर्म। पी से परफॉर्मेंस, क्या, पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू एंड एनालाइज, ए से क्या बन जाएगा, रिव्यू, आर से रिव्यू, फिर एंड एनालाइज बन जाएगा, के से नॉलेज बन जाएगा, और एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट ये बन जाएगा, जो एमएचआरडी के तहत एक क्या है, ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कौन सा, निपुण। और ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको बताया था। देखिए ये क्या है, एक मानक आंकलन। मानक आंकलन के लिए क्या किया जाएगा, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन के अंदर परख स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपको बताया था। शिक्षक के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये भी आपको बता दिया। समतालुक समावेशी शिक्षा, ये आंकड़े आपको बताए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां से, कहां से, ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए अब तक तो हमने रिवीजन किया था, यहां से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा में एनईपी 2020 का क्रियान्वयन, 2020 का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा राजस्थान में। तो देख लीजिए नंबर 1, ये 2020 है, तो लीजिए 2020 हो गया, तो 2020 में ये देखिए क्रियान्वयन। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या दे रखा है, नंबर 1 पॉइंट है, केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा, केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब जारी की गई थी, ये 2/9/7/2020 को जारी की गई थी। अगर आपने पहली क्लास लगाई है तो आपको पता होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक टाइम लाइन में क्रियान्वित करने के संबंध में दिशा निर्देश सार्थक जारी की है। क्या की है, दिशा निर्देश सार्थक जारी की है। तो देख लीजिए ये क्या है, एस से स्टूडेंट, एंड और टी से क्या बन जाएगा हमारा, टीचर, होलिस्टिक एडवांसमेंट, यहां पर थ्रो क्वालिटी एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और आगे देखिए जिसके संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये कदम, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की भर्ती है तो यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला कदम देखिए क्या है, एससीएफ। एससीएफ क्या है, यहां पर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। एससीएफ की आपसे फुल फॉर्म पूछ ले एग्जामिनर कि एससीएफ क्या है, एससीएफ क्या है। तो क्या है एससीएफ, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। एक बार आपने मन में बोलिए ताकि आपको याद हो जाए, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी में बैठे हैं, ईयरफोन लगा रखिए तो भी आराम से बोलिए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, ताकि आपको याद हो जाए। इसका करना है विकास। क्या करना है, विकास करना है। किस प्रकार होगा इसका विकास, तो देखिए किस प्रकार होगा कि जो एनईपी 2020 है के तहत स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, कौन से मुद्दे, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी द्वारा 2022-24 तक, कब तक, 2022-24 तक, किसके द्वारा, एससीईआरटी के द्वारा एससीएफ का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। किसका विकास किया जाएगा, एससीएफ का। और ये एससीएफ क्या है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत न हो आपका, और 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे L1 हो चाहे L2 हो। फिर देखिए हमारे राजस्थान में क्या है, RS। देखिए R से राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट यानी RSCERT उदयपुर द्वारा क्या किया गया, 4 एससीएफ, कितने, 4 एससीएफ के विकास हेतु राज्य की 7 डाइट्स। क्या है, राज्य की 7 डाइट। ये आप कहां पर पढ़ेंगे, जब आप मेंस एग्जाम की तैयारी करोगे ना तब पढ़ोगे। डाइट्स क्या है, डिक्शनराइज क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये मेंस में पढ़ेंगे। केवल एक बार ये पढ़ लीजिए यहां पर, क्या 4
एससीएफ के विकास के लिए राजस्थान में 7 डाइट्स क्या की गई है, प्राधिकृत की गई है। क्या की गई है, प्राधिकृत किया गया है। किसको, डीएलएस के लिए यहां पर प्राधिकृत किया गया। किसको, 7 डाइट्स को, किसको, 7 जो डाइट्स है ना उनको प्राधिकृत किया गया। कौन कौन से 4 एससीएफ होंगे। नंबर 1 एससीएफ होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आपको बताया था इसकी फुल फॉर्म, अध्याय फर्स्ट में हमने पढ़ा था ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एससीएफ। और एससीएफ की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है। उसके बाद एक एससीएफ एसई होगा, सेकेंडरी एजुकेशन, यहां पर एससीएफ टीई होगा और एक एससीएफ एई होगा। क्या होगा, एई। इन 4 एससीएफ का विकास है किसके द्वारा, 7 डाइट्स। कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद, टोंक और कोटा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएगा ना एग्जामिनर, तो यहीं से बनेगा। आपको पूछ सकता है कौन सी डाइट्स को प्राधिकृत नहीं किया गया, यह भी पूछ सकता है। आपको इनकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आपको यह भी पूछ सकता है कि 4 जो एससीएफ है उनको जो विकास हेतु जो प्राधिकृत की गई है किसके द्वारा की गई थी, तो RSCERT उदयपुर के द्वारा यह प्राधिकृत किया गया था। उसके बाद देखिए यहां पर क्या देर का है, इसके लिए 400 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जो 25 पोजीशन पेपर्स पर कार्य करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको फिर लगा लीजिए स्टार। क्यों लगा लीजिए, देखिए इन 4 प्रकार के एससीएफ अभी हम पढ़ के आए ना, 4 प्रकार के। कौन से, एक तो एससीएफ ECCE था हमारा, एक कौन सा था, SCF SE था हमारा, एक कौन सा था, SCF TE था हमारा, और एक कौन सा था, SCF AE था। ये 4 क्या थे, हमारे एससीएफ थे। इनके हेतु इनको क्या किया जाएगा, देखिए एससीएफ हेतु राजस्थान सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। और यह भर्ती आपकी किसकी है, राजस्थान सरकार की है। तो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना कहां से, यहीं से बनती है। 3 स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। कितनी, 3 स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। कौन कौन सी है, देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कौन सी एससीएफ का गठन कौन सी कमेटी में होगा, तो देख लीजिए प्रथम कमेटी में कौन कौन से होंगे, एससीएफ ECCE होगा, और कौन होगा, SCF SC होगा। इसके लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई गई, उसे है प्रथम कमेटी। द्वितीय कमेटी में कौन सी है, SCF TE को शामिल किया गया है, और तीसरी कमेटी में SCF AE को शामिल किया गया। कितनी कमेटी बनाई गई, कितनी कमेटी का गठन किया गया, तो 3। कौन कौन सी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, याद रखना है। आगे देखिए हमारा क्या दे रखा है, 2 नंबर पॉइंट हमारा यहां पर कि ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मैं बार बार फुल फॉर्म बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, कोई भी दिक्कत ना रहे आपको। कि क्षमता संवर्धन हेतु राज्य के 33 जिलों में 38,000 ECC मॉनिटर्स को यूनिसेफ की सहायता से, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ की सहायता से कितने जिलों में, 33 जिलों में यहां पर यूनिसेफ की सहायता से दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। अब क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा जाएगा कि ECCE के संवर्धन के लिए ECC मॉनिटर्स को किसकी सहायता से दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षित किया जाएगा, तो यूनिसेफ की सहायता से। इंपॉर्टेंट बनेगा यहां पर कौन से ऐप पर प्रशिक्षित किया जाएगा, यह पूछे तो यहां पर दीक्षा ऐप हो जाएगा। कितने जिलों, ये 33 जिलों में जो 38,000 मॉनिटर्स होंगे उनको, कितने जिलों में है, 33 जिलों में, कितने, 38,000। आगे देखिए स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट, स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत 38,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर किया जाएगा। यानी इसी प्रकार स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत दीक्षा ऐप पर आंगनवाड़ी वर्कर्स का, यह पूछ सकता है आपको कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रशिक्षण दीक्षा ऐप पर कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, स्टार प्रोजेक्ट। ये देखिए केवल 15 पेज हैं,
कितने? दोनों टॉपिक के केवल 15 पेज है। एक बार यहां क्लास लगा लीजिए, उसके बाद ये पीडीएफ पढ़ लीजिए, या फिर बाद में ना जब आपके एग्जाम के मात्र 2 या 3 दिन रहे ना, तो 2 गुना की स्पीड में देख लेना इस क्लास को वापस से, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये देखिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आ गया हमारा पॉइंट, क्या है देखिए, 6 जनवरी 2023 कर लीजिए इसको अंडरलाइन। 6 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए बाल वाटिका की क्या की जाएगी? शुरुआत की गई है। बाल वाटिका की शुरुआत कब की गई थी? 6 जनवरी 2023 को। कहां पर? महात्मा गांधी विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए बाल वाटिका की शुरुआत की गई थी। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वर्तमान में लगभग 62,022 आंगनवाड़ी संचालित है, जिनमें से 40,220 आंगनवाड़ियों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जोड़ा जा चुका है, ताकि उनमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रदान की जा सके तथा बच्चों को स्कूली शिक्षा में पहले से तैयार किया जा सके। ये आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट तो आपको यह पूछा जाएगा कि बाल वाटिका की शुरुआत कब हुई, कौन सा प्रोजेक्ट के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स को दीक्षा ऐप में प्रशिक्षित किया जाएगा, या फिर किसकी सहायता से दीक्षा ऐप पर ECCE मॉनिटर को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हमारे 6 नंबर पॉइंट पर। और क्या कहता है हमारा 6 नंबर पॉइंट, कि स्कूल शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने हेतु RS राजस्थान स्टेट CERT उदयपुर, कहां पर है ये? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर द्वारा स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। कौन सा कार्यक्रम? स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम। किसके लिए? स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने हेतु, बच्चों को तैयार करने हेतु। तो आपसे पूछे कि स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम क्या है? बच्चों को तैयार करने के लिए, अध्यापकों को तैयार करने के लिए, तो ये बच्चों को तैयार करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। चलिए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम क्या है? देखिए हम 6 नंबर पॉइंट पर आ चुके हैं, 7 नंबर पॉइंट आगे पढ़ेंगे, बाद में जाकर पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्या है ये स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम? तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है इसमें, कि विद्या प्रवेश कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह अथवा 12 सप्ताह का खेल व गतिविधि आधारित तैयारी कार्यक्रम है, जो NEP 2020 के अंतर्गत निपुण भारत, अभी आपको फुल फॉर्म बताई थी निपुण की, निपुण भारत की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया है। देखिए कोई भी बच्चा आएगा स्कूल में, आते ही उसको क्या चाहिए? वातावरण चाहिए, कि अच्छा वातावरण हो, उसका मन लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल में जाते ही कहे सर मुझे मम्मा से मिलना है, सर मुझे पापा से मिलना है, ऐसे कहेगा तो उसे पढ़ने का, विद्यालय में मन नहीं लग रहा, इसलिए तो वो कह रहा है ना मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे दादा के पास जाना है, इस प्रकार कहेगा, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। तो मन कैसे लगेगा बच्चे का? खेलने से बच्चे का मन लगेगा। तो शुरू के जो 3 माह अथवा 12 सप्ताह है ना, वहां पर उसको खेल गतिविधि करवाई जाएगी। क्या करवाई जाएगी? खेल विधि। बच्चों को बुला दिया जाएगा। ये कहते हैं ना, उन्हें क्या किया दिया जाएगा? बुला दिया जाएगा, कि आप स्कूल में नहीं, आप खेलने के लिए आ रहे हो। बच्चे जाएंगे खुशी खुशी स्कूल में, हम तो खेलने जाएंगे मम्मा, हम पढ़ने नहीं खेलने जा रहे हैं मम्मा। इस प्रकार स्कूल में बच्चे जाएंगे और उनका मन लग जाएगा। और फिर प्यारे विद्यार्थियों, वही हाथी वही घोड़ा वही मैदान, क्या होगा? शिक्षा शुरू कर दी जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है यहां पर, इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार तथा संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां बनाई गई है। जी हां, रोचक गतिविधियां बनाई जाएगी। ऐसे नहीं कोई अक्षर है सीखना है तो वहां पर एक हाथी की क्या बना दी जाएगी? कोई फोटो बना दी जाएगी। बच्चे को कहेंगे बच्चा ये क्या है, कितने हैं? बच्चे को हम कहेंगे 1, तो वो एक सिंगल 1 देखेगा हाथी, उसे पता चल जाएगा अच्छा ऐसे होता है, उसको 1 कहते हैं। वो कहेगा ये तो सर 1 है। फिर 2 दिखाएंगे, कहेगा ये तो 2 है। यानी उस प्रकार आकृतियां बनाई जाएगी। अक्षर,
रंग आकार होंगे, ये ताकि बच्चे को क्या, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाई जा सके। क्या बढ़ाई जा सके? रुचि। अब देखिए इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है। जो हमारा है ना, ये कौन सा कार्यक्रम अभी हम जो पढ़ रहे हैं, देखिए स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम, इसके उद्देश्य देख लीजिए क्या क्या है। नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय का वातावरण से जुड़ाव करना। जी हां, आते ही बच्चे का वातावरण से जुड़ाव होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बच्चा स्कूल में आया, मम्मा छोड़कर गई बच्चे को स्कूल में, और आते कहते हैं बोल गिनती, एको एक, दुओ दो, तियो तीन, चौको चार। ना ना ना, ऐसी गलती आप भी मत कर देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो बच्चा कभी स्कूल नहीं आएगा। ऐसे पहले उसे खेलने के लिए प्रेरित करें ताकि वो विद्यालय के वातावरण से जुड़े। आप उसे मम्मा, अगर टीचर महिला हो तो मम्मा की तरह, और आप क्या वो लड़के हो तो उसे गार्जियन की तरह, इस प्रकार होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ताकि बच्चे को महसूस हो कि हम स्कूल जा रहे हैं, हाँ हम मैम से मिलेंगे, मम्मा से मिलेंगे। इस प्रकार होना चाहिए बच्चे, ताकि स्कूल में आए। और यहां पर देखिए प्री स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, यानी उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। अफ अल अन आपको बताया था कक्षा 3 तक होता है, ये कक्षा 3 तक। कब तक? कक्षा 3 तक। और ये आपको बताया था 2025 तक इसका लक्ष्य प्राप्त करना है। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु माध्यम तैयार किया जाएगा। और क्या है? पारिवारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाएगा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में भी सम्मिलित किया जाएगा। नामांकन में वृद्धि करते हुए ड्रॉप आउट को न्यूनतम करना, यह इसका उद्देश्य है। और कार्यक्रम का शिक्षा शास्त्र क्या कहता है? कार्यक्रम का शिक्षा शास्त्र कहता है कि हम 3 आयाम है ना, उन पर फोकस करेंगे कि बच्चा तैयार होना चाहिए, विद्यालय तैयार होना चाहिए, और परिवार भी तैयार होना चाहिए, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा। बच्चा तैयार, विद्यालय तैयार, परिवार तैयार, यानी सभी तैयार। तो क्या करेंगे यहां पर और कोई प्यारे विद्यार्थियों? तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, भारत का विकास होगा। और आपको मैंने पहले बताया है भारत का विकास किस प्रकार होगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार। उसे न केवल विचार में बल्कि उसके दिमाग में भी प्यारे विद्यार्थियों, उसके कार्यक्रम जो कार्य करता है उसमें भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं भारत के लिए कार्य कर रहा हूं। ऐसी नई शिक्षा नीति अपनाई गई है। तो देखिए बच्चे तैयार हो। बच्चे किस प्रकार तैयार होंगे? ऐसे तो है नहीं कि कपड़े सूट बूट पहन कर आएंगे बच्चे, सेंट साठ लगा कर आएंगे बच्चे, नहीं, इस प्रकार तैयार नहीं करना बच्चों को। तो बच्चों को किस प्रकार तैयार होना चाहिए? तो तैयार बच्चों की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए? तो देख लीजिए, सीखने के लिए उत्सुक होंगे बच्चे, वार्तालाप हेतु अच्छा संचार का कौशल युक्त हो बच्चे। यहां पर देखिए सीखने के लिए उत्सुक होने चाहिए, ऐसे नहीं सीखने का मन ही ना हो, उत्सुक होने चाहिए। गणितीय समझ होनी थोड़ी सी, पुस्तकों के प्रति रुचि, भाषा के लिखित रूप से परिचित होना, आसपास के वातावरण में बुनियादी अवधारणाओं का विकास, जैसे विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर मिलाना, वर्गीकृत करना, व्यवस्थित करना, ये तो हो गए बच्चे। और विद्यालय किस प्रकार तैयार होगा? अगर बच्चा विद्यालय में आता है तो बच्चे सुरक्षित महसूस करें, ऐसे नहीं डरे हुए सहमे हुए से रहे वहां पर। और यहां पर देखिए बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने का अवसर भी मिले, ऐसे नहीं कि बच्चे को कुछ भी गतिविधि नहीं करवाई जा रही है, गतिविधियां होनी चाहिए। शिक्षक बच्चों को व्यक्तिगत मतभेद के प्रति संवेदनशील हो और विद्यालय बच्चों द्वारा सीखी गई विभिन्न गतिविधियों से भी क्या हो, परिचित होना चाहिए। यह है। और परिवार किस प्रकार तैयार होगा देख लीजिए, यहां पर देखिए बच्चों के प्रति क्या, बच्चों के प्रति माता पिता के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी क्या हो, जागरूक होने चाहिए। अब देखिए स्कूल रेडिनेंस और सर्वांगीण विकास, ये क्या कहता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेडिनेंस क्या? रेडिनेंस READINESS, रेडिनेंस इसकी फुल फॉर्म है ये। तो देख लीजिए, रेसिपेटिव लैंग्वेज यानी भाषा समझने का संज्ञानात्मक प्रक्रिया। फिर देखिए एक्सप्रेसिव लैंग्वेज यानी भाषा और अभिव्यक्ति का विकास, अटेंशन स्पेन यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना, और यहाँ डेली रूटीन यानी शांत और अनुशासित रहने में सहायक है, और इंटरेक्शन यानी पार्श्विक संवाद, और नेचुर सेल कह दीजिए या कॉल कह दीजिए यानी प्राकृतिक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण, ईटिंग स्किल यानी खुद से खाने के कौशल का विकास, और सोशल स्किल यानी सामाजिक कुशलता,
और यहां पर स्किल इन एकेडमिक यानी प्रारंभिक साक्षरता, संख्या ज्ञान, पर्यावरण के लिए प्रति जागरूक। आपसे पूछा जा सकता है रेडिनेंस में ए का मतलब क्या है, ए का अर्थ क्या है, रेडिनेंस में ए का अर्थ क्या है, रेडिनेंस में अन का अर्थ क्या है, रेडिनेंस में अंतिम अस का अर्थ क्या है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है रेडिनेंस में आर का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अन का क्या है, ए का जिस प्रकार अटेंशन स्पेन है, डी का डेली रूटीन है, इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। आपको ऑप्शन इन्हीं में से मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम की समय अवधि देखिए 3 माह है 12 सप्ताह, 3 माह है 12 सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह के 5 दिवस, प्रत्येक सप्ताह के 5 दिवस तक किया जाएगा। जिस प्रकार प्रत्येक सप्ताह है ना, उसके 5 दिन तक किया जाएगा। प्रतिदिन 4 घंटे, यानी उन दिनों में 4 घंटे किया जाएगा, और शनिवार पर पुनरावर्ती दिवस भी होगा। यहां पर रेडिनेंस कार्य पुस्तिका देख लीजिए, 3 विकासात्मक लक्ष्य होमवर्क यानी HWECIL। तो देखिए यहां पर क्या है, HW होमवर्क नहीं, रेजिडेंस कार्य पुस्तिका तैयार की जाएगी। तो देखिए HW का अर्थ क्या है, हेल्थ एंड वेल बीइंग यानी स्वास्थ्य एवं अच्छाई, आसमानी, किस प्रकार, आसमानी कलर का होगा। फिर देखिए यहां पर EC क्या है, इफेक्टिव यहां पर कम्युनिकेटर यानी प्रभावी संप्रेषक गुलाबी, और यहां पर देखिए IL इनवॉल्वेड लर्नर यानी संबंध अधिगम करता हरा। ये इस प्रकार निपुण के तहत 3 विकासात्मक लक्ष्य रखे गए। कौन सी पुस्तक में, रेडिनेंस कार्य पुस्तिका है ये जो तैयार की जाएगी, आसमानी, गुलाबी और हरा इनका नाम होगा, और ये इसके अनुसार होगी, ठीक है ना। और आकलन, ये ग्रेड के अनुसार आकलन किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये 6 नंबर पॉइंट था स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम, ये था स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम जो अब हमने पढ़ा है। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर पॉइंट आता है, 6 नंबर पॉइंट तक हम पढ़ चुके थे। 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या आता है, देख लीजिए, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत, एकीकृत इंटीग्रेटेड यानी आई, बाल विकास सेवाएं यानी बाल चिल्ड्रन, विकास यानी डेवलपमेंट, यानी सेवाएं यानी सर्विस, ICDS, एकीकृत बाल विकास सेवाएं के तहत 3 से 4 वर्ष के लिए किलकारी, 3 से 4 वर्ष के लिए क्या है, किलकारी, और 4 से 5 वर्ष के लिए क्या है, उमंग, क्या है, उमंग, और 5 से 6 वर्ष के लिए क्या है, तरंग। ये क्या है, वर्क बुक्स बनाई गई है। देखिए एकीकृत बाल विकास के लिए 3 से 4 वर्ष के लिए तो क्या है, किलकारी है, 4 से 5 के लिए क्या है, उमंग है, 5 से 6 वर्ष के लिए क्या है, तरंग है। क्या है ये, वर्क बुक है, किसके लिए, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए, यानी ICDS के लिए है ये, के तहत ये 4 बुक्स बनाई गई है ताकि बच्चे का क्या हो, विकास हो। और 360 डिग्री प्रगति कार्ड, जिसे क्या कहते हैं, समग्र प्रगति प्रतिवेदन कहते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ये जारी किया जाएगा राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें क्या होगी, ग्रेड प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी, ग्रेड प्रदान की जाएगी। उसके बाद हमारा 9 नंबर पॉइंट क्या आता है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रक्षेप में RSCERT की भूमिका जो उदयपुर में, उसकी क्या भूमिका रहने वाली है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 लीडरशिप, नंबर 2 देखिए ये SQAAF, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। देखिए SCERT सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और यहां पर प्रत्यानयन फ्रेमवर्क के तहत, आगे देखिए फ्रेमवर्क क्या देर का में, फ्रेमवर्क विकसित करेगा। क्या करेगा, फ्रेमवर्क क्या करेगा, विकसित करेगा। तो SQAAF की फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रेडिटेशन, और यहां पर फ्रेमवर्क दे रखा है हमें, ये दे रखा है, तो ये विकसित करेंगे। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस किस प्रकार, तो देखिए CRC BRC तथा डाइट, ये रही डाइट की नया जीवन प्रदान करने के लिए SCERT परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया,
चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का नेतृत्व करेगा। कौन करेगा नेतृत्व चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का? एससीईआरटी करेगा। कौन करेगा? एससीईआरटी। और आगामी 3 वर्षों में उपयुक्त तीनों संस्थाओं की क्षमताओं और कार्य संस्कृति में भी परिवर्तन करेगा। और एनईपी 2020 में को राज्य को क्रियान्वित करने हेतु राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार अनुच्छेद 3 विभाग के द्वारा समयवार निम्नलिखित क्रियान्वयन समितियां गठन की जाएगी। समय फर्स्ट में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, इसकी स्थापना की जाएगी। नंबर 1 इसका गठन किया जाएगा। और ये क्या हो गए देखिए, 10 सदस्यीय इस समय का एक अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक होगा। स्कूल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर तथा सदस्य कौन होगा? सदस्य सचिव उपायुक्त द्वितीय और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया जाएगा। ठीक है ना, 10 सदस्य होगी, बस ये याद रखना 10 सदस्य होगा एक समय तो। और दूसरा समय ये देखिए, ड्रॉप आउट जो बच्चे उनके लिए ड्रॉपड यूनिवर्सल एक्सेस और यहां पर इक्विटेबल एंड इनक्लूसिव एजुकेशन और इफेक्टिव गवर्नेंस एंड अकोर्डिनेशन, ये 15 सदस्यों का एक समूह होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। तथा सदस्य कौन होगा? सचिव उपायुक्त सिस्टम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया जाएगा। इसी प्रकार समूह थर्ड होगा जिसमें करिकुलम पेडागोजी और यहां पर वोकेशनल एजुकेशन और प्रमोटेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, जो 11 सदस्य होगा। क्या होगा? समूह 11 सदस्य होगा आपको। और एक समूह 4 होगा जिसमें टीचर एंड टीचर एजुकेशन में, जिसमें 9 सदस्य होंगे। कितने? 9 सदस्य। अध्यक्ष किसको? RSCIT उदयपुर के निदेशक को बनाया जाएगा। इसी प्रकार समूह 5 होगा ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन यानी ICT, जिसमें 8 सदस्यों की एक समूह होगा। अध्यक्ष किसे? निदेशक कौन होगा? जिसका प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का निदेशक क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार समूह फर्स्ट में क्या होगा? फाइनेंस एडल्ट, यहां पर एजुकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, जो 11 सदस्य होंगे। कितने? 11 सदस्य का एक समूह होगा। और अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा इसका राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। तथा सदस्य कौन? सचिव उपायुक्त तृतीय किसके? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया जाएगा। समितियों की बैठक आवश्यक रूप से माह में एक बार आयोजित की जाएगी। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, ये समय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है समिति कि कितने माह में? एक माह में एक बार। एक माह में एक बार। यहां पर उपयुक्त सभी समस्त समितियां यूनिसेफ तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या सिफारिशें की गई थी? एनईपी 2020 के द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई थी ये आपको पता ही होगा। यहां पर आपको ये तो आपको बताया था आपको। और आपको समझने वाली बात क्या है, यहां पर देखिए विद्यालय एकीकृत, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये पूछे नहीं जाएंगे इतने, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना वो ऊपर बन जाएंगे। एनईपी 2020 में बहुविषयक स्नातक शिक्षा की अनुशंसा की गई है। ठीक है जी, स्नातक की उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि में होगी। 1 वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक और 4 वर्ष शोध सहित कार्य पूर्ण करने पर शोध सहित स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। और ऐसे विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कार्यक्रम 1 वर्ष का होगा। इसके लिए क्या होगा? 1 वर्ष के लिए होगा। पीएचडी के लिए तो या तो स्नातकोत्तर डिग्री या फिर 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एमफिल कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा, यानी एमफिल कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा, यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब हमारे लिए। और क्या इसमें देखिए, क्या शोध बहुविषयक शोध रिसर्च सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? नहीं, ये बस ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि इसकी स्थापना की जाएगी, इसकी की जाएगी। ये देखिए, शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की भी स्थापना की जाएगी, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर 4 स्वतंत्र संस्थानों की स्थापना की जाएगी। नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिए। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद यानी NHERC क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग काउंसिल।
विनियमन हेतु। विनियमन हेतु क्या किया जाएगा? आपको NHERC की स्थापना की जाएगी और प्रत्यानयन हेतु NAC की स्थापना की जाएगी, यानी राष्ट्रीय प्रत्यानयन परिषद की स्थापना की जाएगी। और इसी प्रकार वित्त पोषण हेतु हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल की स्थापना यहां पर की जाएगी। और यहां पर मानक निर्धारण हेतु GEC की स्थापना यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट था। किसके अंतर्गत की जाएगी इनकी स्थापना? HECI के अंतर्गत की जाएगी। देखिए HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत इन चारों की स्थापना की जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और यहां पर देख लीजिए 15 वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से ये समाप्त कर दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे। डिग्री मान्य नहीं होगी, BEd 1 वर्ष की कर दी जाएगी, 4 वर्ष की कर दी जाएगी। ये बस इतनी बातें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ हमारा कौन सा टॉपिक? NEP 2020 जो 3 क्लासों में आपको मैंने करवा दिया। कितनी क्लासों में? 3 क्लासों में आपको करवा दिया। उसके बाद हम क्या कर लेंगे? राज्य में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार, ये टॉपिक हम करने वाले हैं। तो 9 नंबर पेज से स्टार्ट होगी, 15 नंबर पेज तक चलेगी। यानी कितने पेज हो जाएंगे हमारे? टोटल हमारे यहां पर 7 पेज हो जाएंगे आगे। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको राजस्थान के संदर्भ में ये जो प्रोग्राम थे SSCF का डाइट वाला ECC के बारे में बताया आपको, किसके तहत? यूनिसेफ की सहायता से स्टार्स प्रोजेक्ट बताया था, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थे। यहां पर बाल वाटिका की शुरुआत कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट था हमारा। तो देखिए ये सब कुछ हमारा अच्छे तरीके से हो चुका है। आप रिवीजन करना चाहो तो दोबारा से क्लास को 2 गुना की स्पीड में देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। कोई भी सिंगल क्वेश्चन कहते हैं ना, इन नोट्सों से बाहर नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट नोट्स है, अच्छे तरीके से इन क्लास को देख लेना। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।